Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you एक पेपर हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का, जिससे कि आपको पता चल पाएगा जो कि आपके पेपर आएंगे वो कैसा पेपर होता है, जो अकाउंट्स ऑफिस का पेपर होता है वो होता कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने आज एक पेपर लेकर आया है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का। तो वो पेपर आज आप देखिएगा, आपको काफी कुछ समझ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर सके। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मैं बात कर लेता हूं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं। MPKVVCL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, THDC, कोल इंडिया, नॉन एजुकेटिव टू एजुकेटिव के लिए क्वालिफिकेशन ज्यादा। तो सो ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन financecareer.in, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ये सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक और वैकेंसी आया था, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स और लोअर डिवीजन क्लर्क फाइनेंस एंड अकाउंट्स, NTPC एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्ट आया है, मतलब उसका नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, और ये ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंट्स। उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। BPSC में जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, उसका ऑप्शनल पेपर कॉमर्स एंड अकाउंट्स का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा कॉमर्स एंड अकाउंट्स का। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सिलेबस का वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोग के लिए। आप वीडियो को सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर मेरे चैनल पे भी जाकर के आप देख सकते हो। यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा कॉमर्स एंड अकाउंट्स का, जैसे GST, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM सभी का मिल जाएगा। और आपको 100+ गवर्नमेंट का जो पेपर होता है एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्स का दाम है 1251। सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि BPSC में एक जो पोस्ट है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, इसका पेपर तो अवेलेबल है नहीं BPSC का जो असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, क्योंकि पहले एग्जाम हुआ है, कब हुआ है किसी को पता ही नहीं है कब हुआ है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो आया है या फिर आने वाला है, ये बहुत काफी सालों के बाद आने वाला है, ठीक है। तो जो ऐसा रिक्रूटमेंट जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसका पेपर अवेलेबल नहीं है BPSC का, ठीक है। पर एक और गवर्नमेंट PSU का ही पेपर अवेलेबल है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसका भी पोस्ट का नाम है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, उसी का एग्जामिनेशन हुआ था 8 फरवरी 2025 को। पोस्ट का नाम था असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो अगर आप ये पेपर देखोगे तो आपको पता चल पाएगा कि अकाउंट्स ऑफिसर जो पोस्ट होता है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो पोस्ट होता है, उसमें पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर कहीं कहीं भी वैकेंसी आता है, तो सबसे पहले इसी चैनल से बताया जाता है, तैयारी कराया जाता है, और आपको सिलेबस बताया जाता है कि आप क्या पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, कौन से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। आप एक काम और कर सकते हो, आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे अप्रोक्सीमेटली 7000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बहुत कुछ वहां पे आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। कुछ भी पूछोगे तो लोग आपको जरूर बताएंगे, ठीक है।
तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोर्शन है, मतलब कि शुरू में यहाँ पे रीजनिंग है, क्या मैथमेटिक्स है। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज, टेक्निकल मतलब कि जो फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ए टेक्निकल नॉलेज मतलब कि प्रोफेशनल नॉलेज मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए मशीन इज परचेस्ड ₹4, 7 लाख में परचेस किया। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज इंस्टॉलेशन करने, मतलब उसको लाने में और उसको इंस्टॉल करने में ₹3 लाख लगा। फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेट करने बोल रहा है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 20% पर एनम। ठीक है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोल रहा है एट 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 को बोल रहा है कि जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2024 हो रहा है। इफ द मशीन इज परचेस ऑन 1 जुलाई 2023 को मशीन को परचेस किया गया। तो ये बता दिया है कि जी मशीन परचेस कब किया गया, 1 जुलाई 2023 को। और ईयर एंड कब हो रहा है, चीज ध्यान में रखिएगा, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। तो जैसा आप देखोगे कि पूरा साल नहीं हो रहा है, ये 9 महीने ही हो रहा है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, कितना हो रहा है 9 महीना, क्योंकि जुलाई में परचेस किया और एंड हो रहा है मार्च 2024 में, तो 9 महीना हो रहा है। मशीन का दाम कितना था, 7 लाख। लाने और इंस्टॉल करने में कितना पैसा लगा, 3 लाख। तो टोटल 7 लाख और 3 लाख 10 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख हो गया। और ठीक है, 10 लाख हो गया इसको लाने में, इंस्टॉल करने में और खरीदने में। और उसके बाद 20% का डिप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से और 9 महीना का है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो। दस लाख इंटू 20% आप करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 12 करो, तो आपको 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सम्स था। थोड़ा आप जान लेते हैं कि डिप्रिसिएशन के बारे में, कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। डिप्रिसिएशन रिलेट्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू का, डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी एक एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है। कोई भी आप एसेट खरीदते हो, जैसे व्हीकल खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, उसको ओवर ऑफ पीरियड उसका जो वैल्यू होता है वो डे बाय डे रिड्यूस होता है, कमता है, क्योंकि आप उसको यूज करोगे तो ऑब्वियस बात है उसका वैल्यू रिड्यूस होता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट किया, ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, इसका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, पर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से पूछा था कैलकुलेट करने को। और डिप्रिसिएशन का बहुत सारा मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है कि डैश इज क्रिएटेड टू कवर एसेट which are asserted and definite or are capable of being ascertained and defined at the time of creating a charge. Example, land or building a plant machinery, which type of charge is being referred to the above statement. A fixed charge और specific charge होगा। ठीक है, क्योंकि एक लैंड और बिल्डिंग और प्लांट जो होता है इसमें काफी मतलब एक काफी अच्छा खासा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें रहता है, इसलिए फिक्स चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज इसके लिए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडर दिस मेथड द परचेस कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड एट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ ए कंपनी। तो इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू
क्या होता है कि एक कंपनी बोथ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक ग्रोथ रेट के हिसाब से जो फ्यूचर जो उसका कैश फ्लो होगा, फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा उसको एट प्रेजेंट में देखा जाता है कि उसका कितना दाम उसको लगा सकता है। ठीक है, तो वही इंटेंजिबल वैल्यू होता है। इंटेंजिबल वैल्यू से आप एक चीज और समझ सकते हो कि कोई भी आप एक स्टॉक है, ठीक है, एक शेयर का कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कोई एक शेयर है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और हो सकता है और उसका मार्केट प्राइस कुछ और हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो कोई कोई भी एक स्टॉक है तो वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है, लोग उसको बारे में हमेशा डिस्कशन करते हैं, तो उसका जो प्राइस है वो काफी हाई रहता है। कोई ऐसा शेयर है उसका बारे में लोग उतना जानते नहीं है तो उसका दाम थोड़ा कम रहता है, पर क्या होता है कि जिसका दाम कम है पर वो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। AS9 जो डिफाइन करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मतलब AS9 जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है कि कोई भी अगर आप सेल ऑफ गुड्स करोगे तो भी यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 एप्लीकेबल होगा। जैसे कि रेवेन्यू इज द gross inflow of cash in the course of the ordinary activity of an enterprise from the sale of goods। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी शुड बी एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 3 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे PL हो गया, बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, तो ये बोलता है कि कौन सा शेड्यूल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया जाता है। शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसे क्या क्या चीजें आता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सो ये सब चीजें बैलेंस शीट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं, नेक्स्ट 36। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आर करेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखा जाए कौन सा करेक्ट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उसको आप काफी सालों तक उससे आप रिटर्न लेते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो उसको आप काफी सालों तक आप उसको चलाओगे फैक्ट्री में, जिससे वो काफी ईयर तक आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक बिल्डिंग परचेस किया, काफी एक बिल्डिंग खरीदने में भी काफी कैपिटल एक्सपेंस उसमें लगता है, काफी खर्चा लगता है, तो वो जो बिल्डिंग है वो काफी सालों तक रहेगा आपके पास, 1 साल से ज्यादा ही रहेगा, और वो आपको एज ए रेंट के रूप में आपको रेवेन्यू देगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जिससे कि आपको जो इनकम है या फिर रेवेन्यू है वो 1 से ज्यादा सालों तक आपको मिल सके। ठीक है, तो ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, क्योंकि ये आपको काफी सालों तक देगा तो इसमें खर्चा भी काफी ज्यादा इसमें लगता है, तो ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एज पर सेक्शन 194 बी BA 194 BB of Income Tax Act, tax is deducted at source at 10% on payment in respect of winning from lottery। तो कितने परसेंट TDS करता है, 30% करता है। तो जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जो सेक्शन 194B है, सेक्शन 194B टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अगर आप जीतते हो तो उस पर 194B एप्लीकेबल होता है। इफ द प्राइस मनी एक्सीड, अगर प्राइस मनी एक्सीड करता है 10,000 से ज्यादा, तो जो ऑर्गेनाइजर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो 30% TDS काट करके पैसा वो हैंड ओवर किसको करेगा, जो विनर रहेगा। ठीक है, सपोज डेट एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने एक लॉटरी विन किया, मतलब जीता 1 लाख रुपया, तो जो ऑर्गेनाइजर है तो ऑर्गेनाइजर 1 लाख रुपया डायरेक्ट उसको नहीं दे देगा, जो जीता है उसको देगा 70,000, मतलब कि 30% काट के पैसा देगा, वही बोलता है। तो 194 भी
किसके बारे में? बेनिफिट फ्रॉम लॉटरी है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है टीडीएस का, समझे। 194 बी ए किसके बारे में बात करता है? 194 बी ए बात करता है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। आप देखते हो आजकल काफी ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आ गया, वहां पर भी अगर आप जीतते हो तो आपको 30% का टीडीएस काट करके आपको पैसा मिलता है, जो आपने सुना भी होगा। एक और होता है 194 बी बी, ये बोलता है कि अर्निंग फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग। आपने देखा होगा कि हॉर्स रेस में काफी लोग पैसा लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग में, तो वहां पे कुछ लोग अगर वहां पे जीतते हैं तो उनको भी पूरा पैसा लगाते हैं तो पूरा नहीं मिलता, उसमें भी उसको 30% का टीडीएस काट का ही पैसा मिलता है, ठीक है। तो 194 बी ए क्या था? ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, और 194 बी किसके बारे में था? बिनिंग फ्रॉम लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 15 ऑफ कंपनी acceptance of deposit rule 2014, what happens to the interest rate when a company repay a deposit after 6 months but before the agreed period expired? तो उसका जो क्या है कि the interest is reduced by 1%, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा by 1%। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। If any auditor, cost accountant, company secretary in practice does not comply with the provision of subsection 12, क्या कि he will liable to a penalty of ₹5 lakh in case of a listed company, और be liable to a penalty of 1 लाख रुपया in case of any other company। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑडिट चैप्टर, ये मतलब ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है, वहां से ये क्वेश्चंस उठाया गया है, लाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन बी अप्लाइड? तो इसका आंसर होगा डिक्लाइनिंग कहां पे एप्लीकेबल होता है? व्हेन द एसेट बिकम ओल्ड एंड रिसिप्ट डिक्लाइन। अगर एसेट ओल्ड हो जाएगा, मतलब पुराना हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये बोलता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन बी अप्लाइड? तो व्हेन द एसेट बिकम ओल्ड और रिसिप्ट डिक्लाइन, मतलब कि एसेट जब पुराना हो जाता है तो वहां से रेवेन्यू जनरेट, मतलब कि वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, तो उससे वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाता, इसलिए रेवेन्यू कम जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रायोरिटी ऑफ ए फिक्स चार्ज कंपेयर टू फ्लोटिंग चार्ज? तो फिक्स चार्ज हैज ए प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज, इसका आंसर यही होगा। AS3 किसके बारे में बात करता है? AS3 बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है किसके में कि जैसे कोई भी एक बिजनेस चलाता है तो जो भी उसका कैश फ्लो, मतलब कोई भी चीज बेच रहा है तो ऑब्वियस बात है उसके पास कैश आ रहा है डेली का रूप में, मतलब डेली कुछ भी बेच रहा है तो डेली उसको कुछ ना कुछ बेच रहा है तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके पास कैश फ्लो आ रहा है। तो कैश फ्लो हमेशा जो आ रहा है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ, आपको ये भी पूछ देता है कि बताओ कोई भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी बिजनेस वाले, तो कैश फ्लो फ्रॉम कहाँ पे ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, तो इन्वेस्टिंग आता है। तो ये सब चीजें भी आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरा कोर्स परचेस करोगे तो उसमें आपको सारे कुछ का डिटेल में दिया हुआ है। तो हमने बस आज ये डिस्कस किया कि देखिए कि क्वेश्चंस आपके अकाउंट से आ गया, क्वेश्चंस अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर इनकम टैक्स से पूछा जा रहा है, या फिर ऑडिट से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और भी वेरियस सब्जेक्ट्स है। सो हमने ऑलरेडी आप लोग के लिए सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए कि जिससे आपको ये आइडिया मिल पाए कि जो एक असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का जो पेपर आता कैसा है, ठीक है। और हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको 100+ ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी का जो पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए कि पेपर आता कैसा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का। और आप मेरा कोर्स परचेस करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट करिए finance-career.in पे, वहां पे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।